तो कहानी की शुरुआत में हमें नरेशन के जरिए युआन नाम के एक बच्चे के बारे में बताया जाता है जो जब पैदा हुआ था तो उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वो बच्चा असल में शापित बच्चा है और जो भी इंसान उस बच्चे के करीब आने की कोशिश करेगा वो बहुत बुरी मौत मरेगा। और आगे चलकर वो भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आने लगती है क्योंकि उस बच्चे के पैदा होने के कुछ समय बाद ही कुछ बहुत खतरनाक जादूगर आकर उसके मम्मी पापा को बहुत बुरी मौत मार देते हैं, जिससे गांव वालों को भी लगने लगता है कि शायद वो भविष्यवाणी जो बच्चे के बारे में हुई थी वो सच थी। अब क्योंकि गांव में युवान से कोई भी किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसीलिए सभी लोग युवान को गांव से बाहर निकाल देते हैं। पर उस समय में भी युवान के अंकल, जिनको ये लगता था कि युवान असल में एक स्पेशल बच्चा है जिसे हेवन से भेजा गया है, वो युवान की देखभाल करते हैं और उसे अपने पास ही रखते हैं। युवान के अंकल क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट थे तो उन्होंने युवान को बहुत सारे लड़ाई के तरीके बताए थे और उनके पास कुछ ऐसी लड़ाई के तरीके मौजूद थे जिन्हें पूरी दुनिया में उनके अलावा कोई और नहीं जानता था। आगे हम लोग देखते हैं कि युवान जब 15 साल का हो जाता है तो एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसे बचा पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर ऐसे समय में भी युवान के चाचा उसका साथ नहीं छोड़ते और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे युवान को बचाया जा सके। पर एक दिन ट्रीटमेंट के दौरान अचानक से युवान बेहोश हो जाता है और उसी समय पर वहां पर बहुत सारे बुरे जादूगर आ जाते हैं जो कि इस बार उसके चाचा से लड़ाई करने लगते हैं। वो जादूगर असल में दुनिया की सबसे खतरनाक और जादुई तलवार ड्रैगन एबिस तलवार की तलाश में थे, जिसको प्रोटेक्ट करने का काम किसी और का नहीं बल्कि युआन के चाचा का ही था। तब युआन के चाचा ने भी उसे बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करा और उन जादूगरों के वहां पर पहुंचने से पहले ही उस तलवार को छुपा दिया। और इसी बात के गुस्से के चलते उन जादूगरों ने युआन के चाचा और उनके काफी सारे साथियों को मार दिया, जिसके 2 दिन बाद जब युआन की आंख खुली तब उसे पता चला कि उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और साथ ही उसके चाचा और उसके बाकी सारे साथी भी मारे गए थे। और तब युवान को भी लगने लग गया कि शायद वो सच में बहुत ज्यादा शापित है, जिसके बाद से उसने डिसाइड करा कि वो अब कभी भी किसी के साथ नहीं रहेगा और साथ ही अपने चाचा की मौत का बदला भी एक ना एक दिन जरूर लेगा। अब वहां से कहानी सीधा 15 साल आगे आती है जहां पर हम लोग जान पाते हैं कि युवान अब 30 साल का हो गया है और 15 साल की उम्र से ही वो एक असैसियन बन गया था और लोगों को मारने का काम करा करता था। वो लोगों को इसी वजह से मारता था ताकि एक दिन उसे उस इंसान के बारे में पता चल जाए जिसने उसके चाचा को मारा था। साथ ही हम लोग युआन की बातों से वहां पर ये भी जान पाते हैं कि असल में युआन जब अपने 15 साल की उम्र के बाद इधर उधर डोल रहा था तभी अचानक से उसे अपने अंदर मौजूद कुछ अजीब सी शक्तियों के बारे में पता चला था, जिससे वो किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ जानकर ये बता सकता था कि वो इंसान कब मरने वाला है। अब गांव में जाने के बाद युआन की मुलाकात असीना नाम की एक औरत से होती है। उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असीना असल में एक ब्रोकर है जो कि बड़े लोगों से उनके दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, जिसके बाद वो उसी कॉन्ट्रैक्ट को कुछ परसेंटेज के बदले में किसी भी किलर को सौंप देती है। और वही युवान को लोगों को मारने का काम दिया करती थी। युवान उससे अपना अब तक का हिसाब करने को बोलता है और उससे सारे पैसे लेने के बाद वहां से जाने लगता है। तब हसीना उसे बताती है कि अभी उसके पास एक और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उसे एक आर्मी जनरल को मारना है जो कि अभी के समय पर दूसरे राज्य के साथ युद्ध में बिजी था और इसीलिए उस समय पर उसे मारना काफी ज्यादा आसान होने वाला था। अब ये बात जानते हुए भी कि आर्मी जनरल सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, वहां पर युवान मान जाता है कि वो आर्मी जनरल को जान से मारेगा। वहीं हम लोग जनरल को देख पाते हैं जो कि अपने सिपाहियों के साथ एक सेफ प्लेस पर बैठा हुआ था क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी अचानक से ही उस जगह पर युआन पहुंच जाता है जिसने उसके काफी सारे साथियों को तुरंत ही जान से मार दिया था। युआन के चाचा की मदद से जो युआन को मार्शल आर्ट सीखने को मिले थे वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थे और जैसे ही जनरल उसके मार्शल आर्ट को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। जनरल की हालत वैसे ही सच में बहुत ज्यादा खराब थी, पर ऐसे समय में भी वो चाहता था कि वो युद्ध के मैदान में जाकर अपने साथियों की मदद करे ताकि वो अपने युद्ध को जीत सके। युआन को जनरल के ऊपर दया तो आती है पर उसने उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था और अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला था, इसीलिए वो जनरल के सामने दो चॉइसेस रखता है जिसमें वो पहली चॉइस में उसे बोलता है कि या तो वो युआन के हाथों से मर सकता है और या तो फिर वो बैटलफील्ड में जाकर अपने साथियों का साथ देने के बाद खुद ही जानबूझकर अपने आप को मार ले। तब जनरल दूसरे ऑप्शन को चुनता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो एक असैसियन के हाथों मारा जाता है तो लोग उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेंगे, पर अगर वो बैटलफील्ड में मारा जाता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अब अगले दिन सभी लोगों को ये बात पता चल जाती है कि आर्मी जनरल मारा गया है। फिर इस बारे में जब महाराज को उसके रॉयल एडवाइजर से पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं वो जनरल उसके ऊपर अटैक कर कर उसके थ्रोन को छीनने की कोशिश कर सकता था। वो महाराज असल में बिल्कुल भी अच्छा महाराज नहीं था, साथ ही हमेशा उसके दिमाग में पावर और सत्ता का भूत सवार रहता था। तब उसका रॉयल एडवाइजर जो असल में एक जादूगर भी है वो उसको ड्रैगन एबिस तलवार के बारे में बताता है जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती थी। और अब इस बारे में जानने के बाद महाराज उससे तुरंत ही उस तलवार को ढूंढ कर लाने को बोलता है। वहीं हम लोग युवान को देखते हैं जो वापस से हसीना के पास आ जाता है ताकि वो उससे अपनी पेमेंट ले सके। तब हसीना भी युवान को उसकी पूरी पेमेंट दे देती है, मगर अभी हसीना चाहती थी कि युवान अपनी शक्तियों की मदद से देखकर बताए कि हसीना अभी कितने दिनों तक और जिंदा रहने वाली है। तब युवान भी अपनी शक्तियों की मदद से देखता है और काफी ज्यादा उदास हो जाता है।
क्योंकि हसीना 10 दिनों के अंदर ही किसी के हाथों मारी जाने वाली थी। अब इस बात को जानने के बाद हसीना थोड़ा तो परेशान होती है, पर वो अपनी परेशानी को किसी के सामने जाहिर नहीं करती और उसके बाद आसपास के लोगों में खाना बांटने लगती है। हसीना असल में नहीं चाहती थी कि वो ज्यादातर लोगों की तरह अपने आखिरी समय में दुखी होकर मरे, और इसीलिए वो आसपास के लोगों में खाना भी बांट रही थी ताकि वो खुशी से रह सके। अब इस बात को देखने के बाद युवान डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में हसीना की प्रोटेक्शन करेगा ताकि वो उसकी जान को बचा सके। इसीलिए युआन भी रात में हसीना के घर में ही रुक जाता है, पर अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तब तक हसीना वहां से कहीं पर जा चुकी थी। और तब हसीना को बचाने के लिए युआन भी उसको ढूंढना चालू कर देता है। आगे हम लोग रात में हसीना को देखते हैं, जो असल में गांव के महाराज के गवर्नर को अपनी किसी पर्सनल दुश्मनी के चलते मारने आई थी। वहां पर वो उसके काफी सारे साथियों को जान से मार देती है। पर आगे चलकर वहां पर और भी काफी सारे सोल्जर आ जाते हैं, जिनके साथ फैंग नाम का भी एक सोल्जर शामिल था। हसीना ने बाकी सब सोल्जर को तो हरा दिया था, पर जब उसका सामना फैंग से होता है तब वो हार जाती है और गवर्नर उसको पकड़ लेता है। और बाद में जब गवर्नर हसीना से बातचीत करता है तो उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि हसीना असल में जब छोटी थी तब गवर्नर ने अपने साथियों के साथ आकर हसीना के गाँव में अटैक करा था और वहाँ के सभी लोगों को जान से मार दिया था, जिसमें हसीना के मम्मी पापा भी शामिल थे। और तब से ही हसीना चाहती थी कि वो गवर्नर को जान से मार दे। जिस पर गवर्नर उसकी बातों को सुनकर बताता है कि असल में उसके पास महाराज के ऑर्डर्स थे। उन गांव वालों के लिए उसे भी बुरा लग रहा था, पर वो उस समय पर कुछ भी नहीं कर सकता था। पर हसीना को उसकी बातों पर अभी भी भरोसा नहीं होता और वो मरने से पहले किसी भी हालत में गवर्नर को जान से मारना चाहती थी। अब वैसे तो गवर्नर चाहता था कि वो हसीना को छोड़ दे, मगर इससे उसके दुश्मनों को बढ़ावा मिल सकता था, इसीलिए अभी वो हसीना को जेल में डलवा देता है। अब सिपाही हसीना को लेकर वहां से जा ही रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर युवान हसीना को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वहां पर मौजूद गवर्नर्स के बहुत सारे सोल्जर को मार देता है। और उसी मौके का फायदा उठाते हुए हसीना ने भी एक हथियार की मदद से गवर्नर की गर्दन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे गवर्नर भी मरने की कगार पर आ जाता है। जिसके बाद जब हसीना और युवान वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तभी अचानक से ही वहां पर फैंग पहुंच जाता है, जो कि तुरंत ही वहां पर युवान से लड़ाई करना चालू कर देता है। फिर हम लोग फैंग और युआन की लड़ाई के दौरान देखते हैं कि फैंग भी असल में एक बहुत कमाल का योद्धा है। साथ ही उसे भी उस मार्शल आर्ट तकनीक के बारे में पता था जो युआन के चाचा ने युआन को सिखाई थी, और इसीलिए युआन के हर अटैक का जवाब फैंग के पास था। साथ ही अभी के समय पर फैंग के पास ही ड्रैगन एबिस तलवार भी मौजूद थी, जो देखकर युआन हसीना को वहां से अकेले भागने को बोलता है और उसको भगाने के बाद वहां पर वापस से फैंग से लड़ाई करना चालू कर देता है। फिर जब लड़ाई के दौरान फैंग को अचानक से युआन का नाम पता चलता है तो वो तुरंत ही कुछ सोचते हुए रुक जाता है। और फिर बाद में युआन को फैंग से बात कर कर पता चलता है कि फैंग असल में युआन के ही चाचा का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था और इसीलिए उसको उनकी तकनीक के बारे में भी पता था। अब ये सब जानने के बाद युआन खुद भी काफी ज्यादा शौक था। तब फैंग को इस बात पर गुस्सा आने लगती है कि हसीना ने गवर्नर के ऊपर अटैक कर कर उसकी जान ले ली थी। पर अभी गवर्नर पूरी तरह से नहीं मरा था, जो देखने के बाद युआन तुरंत ही एक एक्यूपंक्चर टेक्निक की मदद से उसका इलाज करना चालू कर देता है, जिससे उसे कुछ ही देर में होश आने वाला था। पर काफी देर बीत जाने पर भी उसको होश नहीं आता, जिससे फैंग काफी ज्यादा परेशान था। पर अभी वो युआन को ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड और साथ ही युआन के घर वालों के बारे में बताने लगता है, क्योंकि युआन के कर्ज की वजह से युआन जिस किसी के साथ भी रहा था उसकी मौत हो गई थी, जिसमें उसके मम्मी पापा भी शामिल थे, और इसीलिए युआन को उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब उस स्वॉर्ड के बारे में बताने के लिए फैंग वहां पर कुछ ड्राइंग को निकालता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि युआन ने ही बनाई थी जब वो काफी ज्यादा बीमार था। जब वो बीमार था तो वो अचानक से ही कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता था, और बाद में जब उससे पूछा जाता था तो वो बस इतना बता पाता था कि वो एक दूसरी दुनिया में गया था। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि योन ने वहां पर जितनी भी ड्राइंग बनाई थी वो अपने ही खून से बनाई थी, और जब भी वो ड्राइंग बनाया करता था तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता था। वो उन ड्राइंग को बनाते हुए एक अलग ही दुनिया में चला जाता था, जहाँ पर से उसे ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड भी मिली थी। लेकिन बाद में जब सब लोगों को इस बारे में पता चला कि ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड असल में सबसे खतरनाक और बहुत ज्यादा जादुई स्वॉर्ड है, तो काफी सारे बुरे लोगों ने उसे पाने की कोशिश करी ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। और उसी दौरान युआन के चाचा युआन को लेकर अपने साथ एक ऐसी जगह पर आ गए जहां पर वो सिर्फ उसके साथ ही रहा करते थे। और मरने से पहले युआन के चाचा ने उस स्वॉर्ड को फैंग को सौंप दिया था ताकि फैंग उसकी रक्षा कर सके, और तब से फैंग ऐसा ही कर रहा था। अब वैसे तो फैंग उस समय पर चाहता था कि वो युआन की भी रक्षा करे, पर अपने चाचा के फ्यूनरल के बाद युआन अचानक से गायब हो गया था, जिस पर युआन फैंग को बताता है कि असल में जब उसकी बाद में आंख खुली थी तो वो एक पत्थर के ऊपर था, जिसके ऊपर एक अजीब सी सितारे की रोशनी चमक रही थी। अब उस पत्थर के बारे में जानने के बाद फैंग काफी ज्यादा शौक था। तब उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में उस पत्थर को स्टार मून स्टोन बोला जाता है, जिसके बारे में बस किस्से कहानियों में ही बात होती है। और सबका मानना यही था कि इस दुनिया में एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिस पर अगर किसी मरते हुए इंसान को भी लिटा दिया जाए तो उसको भी मरने से बचाया जा सकता था। साथ ही उस पत्थर पर जो सितारों की रोशनी पड़ती थी उससे किसी भी बीमारी को सही करा जा सकता था, और जो भी इंसान उस रोशनी के कांटेक्ट में आता था उसके पास खास तरह की पावर भी आ जाती थी।
और हो सकता है कि युआन के पास भी जो पावर मौजूद थी वो भी उसे उसी रोशनी की वजह से मिली हो। खैर, अभी के समय पर हम लोग फैंग को देख पाते हैं जो चाहता था कि युआन उन्हें उस पत्थर के पास लेकर चला जाए ताकि वो गवर्नर की जान को बचा सके। इस पर युआन भी तुरंत ही मान जाता है क्योंकि वो जानता था कि फैंग सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। वहीं हम लोग हसीना को देख पाते हैं जिससे लगने लगता है कि फैंग ने युआन को भी बंदी बना लिया होगा और इसीलिए वो उसको छुड़वाने के लिए महाराज के एडवाइजर चियोल के पास जाकर मदद मांगती है। और तब अपनी मदद करने के बदले में असीना ने चियोल को ड्रैगन एपिसोड के बारे में बता दिया था कि वो फैंग के पास है, और उस बारे में जानने के बाद चियोल भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो बस अपने मतलब से ही असीना की मदद करना चाहता था ताकि वो बस फैंग तक पहुंच जाए और उसके बाद उस ड्रैगन एपिसोड को हासिल कर ले। अब असीना के वहां से जाने के बाद जब चियोल अपनी पावर का यूज करता है तो हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो खुद भी एक बहुत बुरा जादूगर था, और साथ ही वो उन जादूगरों में से एक था जिन्होंने युआन के चाचा के ऊपर अटैक कर कर उन्हें जान से मारा था। खैर, आगे चियोल अपने कुछ सैनिकों को तुरंत ही गवर्नर के घर में भेजता है जहां पर फैंग और युआन की लड़ाई हुई थी, लेकिन तब तक वहां पर से फैंग और साथ ही युआन गवर्नर को लेकर स्टार मून स्टोन की तरफ निकल चुके थे। इसीलिए चियोल के सैनिकों को कुछ भी नहीं मिलता। वहीं रास्ते में युआन फैंग को बता देता है कि असीना 10 दिन के अंदर मारी जाएगी और वो उसकी जान को बचाना चाहता है। तब फैंग उसको समझाता है कि मरने वाले की मौत को नहीं रोका जा सकता, और अगर तुम उस बारे में सोचते हो तो वो इंसान और ज्यादा जल्दी मर जाता है। पर युआन को भी फैंग की बातों पर भरोसा नहीं होता। वहीं हम लोग चियोल को देख पाते हैं जो कि अपनी शक्तियों का यूज कर कर अपने काली जादू की मदद से पता लगा लेता है कि युआंग फैंग और गवर्नर कुछ सैनिकों के साथ माउंट चाई की तरफ गए हैं, जो जानकर वो भी तुरंत ही वहां पर जाने के लिए निकल गया था। वहीं जब फैंग और युआन स्टार मून स्टोन के पास पहुंचते हैं तो वो तुरंत ही गवर्नर को उस स्टोन के ऊपर लिटा देते हैं। पर क्योंकि उस समय तक रात नहीं हुई थी इसीलिए गवर्नर की हेल्थ के ऊपर अभी कोई भी असर नहीं होता। तभी अचानक से ही वहां पर असीना भी चियोल और उसके साथियों के साथ पहुंच जाती है, जहां जब वो देखती है कि युआन गवर्नर को बचाने के लिए उसकी मदद कर रहा है तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। पर अभी वो च्योल से युआन को छोड़कर बाकी सबको मारने को कह देती है, जिस पर च्योल भी मान जाता है क्योंकि वो तो चाहता ही था कि वो सबसे पहले फैंग को जान से मारकर उसकी तलवार को ले ले। खैर, अब वहां पर फैंग और युआन की च्योल के साथियों के साथ लड़ाई होने लगती है, जिस दौरान युआन ने वहां पर अपनी ताकत का यूज कर कर च्योल के बहुत से साथियों को मार दिया था। जिसके बाद अपने लोगों को यूं मरता देखकर च्योल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी काली शक्तियों की मदद से उन सबको वापस से ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा कर देता है। इसीलिए अब जितनी बार भी युआन और फैंग उन्हें जान से मारते थे तो वो लोग वापस से जिंदा हो जाते थे। साथ ही तब युआन की शक्तियों को देखकर चियोल ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो युआन को भी जान से मार देगा, क्योंकि युआन की शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही थी और अगर वो पीक पर पहुंच जाती तो हो सकता था कि युआन वहां पर चियोल को भी जान से मार दे। पर तब तक हसीना भी समझ जाती है कि अब चियोल युआन को भी जान से मारना चाहता है और इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है। तब तक हम लोग युआन को देखते हैं जिसे भी समझ में आ गया था कि चियोल की सारी शक्तियां उसकी छड़ी में हैं और इसीलिए वो उसकी छड़ी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तब चियोल अपनी पावर की मदद से फैंग और साथी युआन दोनों को ही बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें जान से मारने ही वाला था कि तभी असीना बीच में आकर चियोल की छड़ी को तोड़ देती है, जिससे चियोल वीक पड़ जाता है और अब उसके सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं। पर उसके बाद गुस्से में तुरंत ही उसने असीना को जान से मार दिया था। साथ ही अब वो फैंग के पास से ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड को लेकर भी वहां से भाग गया था। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब युआन की आंख खुलती है तो वो अपने पास ही हसीना को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये सब उसके कर्ज की वजह से ही है, जिस वजह से वो खुद से भी नफरत करने लगता है और डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में चियोल को जान से मार देगा। अब हम लोग गवर्नर को देखते हैं जो कि स्टार मून स्टोन पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर सितारे की रोशनी पड़ना चालू हो गई थी, जिस वजह से कुछ ही समय में वो सही हो जाता है। आगे युआन वहां से असीना की बॉडी को ले जाकर सही से उसका क्रियाक्रम करता है और बाद में सोचने लगता है कि वो किसी भी तरह से चियोल को जान से मार देगा। वहीं हम लोग चियोल को देखते हैं जो अब उस ड्रैगन एबिस तलवार को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। साथ ही अब जब वो अपने पिता से बात करता है तो उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो अब स्वॉर्ड को राजा को नहीं देने वाला, वो खुद ही ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड की मदद से दुनिया पर राज करेगा। तब उसके पिता उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे राजा के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चियोल उनकी बात को नहीं सुनता और उन्हें भी जान से मार देता है। साथ ही अब चियोल ने जानबूझकर राजा के खिलाफ झूठी खबर फैला दी थी कि राजा ने उसके पिता को मरवाया है, और अब इसी बात को मुद्दा बनाकर चियोल राजा के ऊपर अटैक करके उसे जान से मारने वाला था और वहां का राजा खुद बनने वाला था। वहीं हम लोग युआन को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसे खुद से भी नफरत थी,
तब युआन के चाचा उसके सपने में आते हैं और उसको समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि उसे यूं अपनी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और साथ ही अपने उन लोगों का बदला लेना चाहिए जिन्हें चियोल ने जान से मार दिया था। तब उनकी बातें सुनने के बाद युआन बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है और कसम खाता है कि वो किसी भी हालत में चियोल को जान से मार देगा। अब आगे हम लोग चियोल को देखते हैं जो कि अब राजा के पास जाकर उसे भी जान से मार देता है। तब राजा के सिपाही भी राजा को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सारे के सारे अब चियोल के साथ थे और अब इसके 1 महीने बाद चियोल का राज्याभिषेक होने वाला था, इसीलिए 1 महीने पहले से ही उस चीज की तैयारियां चालू हो जाती हैं। वहीं हम लोग युआन को देखते हैं जो कि फैंग के साथ मिलकर अपनी एक सेना बनाता है ताकि वो चियोल की सेना से लड़ाई कर चियोल को जान से मार सके। चियोल भी युआन से लड़ाई करने के लिए तैयार होता है और वो अपने कुछ सैनिकों को ज़ॉम्बी बनाकर उस जगह पर भेज देता है जहां पर युआन ने अपनी सेना को इकट्ठा कर रखा हुआ था। जिसके बाद चियोल वापस से अपनी पार्टी में बिजी हो गया था क्योंकि वो जानता था कि उन सैनिकों को कोई भी जान से नहीं मार सकता। तब फैंग और उसके बाकी सारे साथी उन सभी सिपाहियों को संभाल रहे थे और हम लोग युआन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार होकर और बहुत सारे हथियार लेकर उस तरफ जाने लगता है जहां पर चियोल का महल था और वो वहां पर अपने बाकी सारे साथियों के साथ पार्टी कर रहा था। फैंग और उसके सारे साथी चियोल के सारे सिपाहियों से लड़ रहे थे पर उन्हें उनसे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी और साथ ही वो धीरे धीरे थकते भी जा रहे थे। पर हम लोग युआन को देखते हैं जो कि किसी तरह से उस महल के पास पहुंच जाता है जहां पर जाने के बाद वो कुछ भी बिना बोले वहां पर मौजूद सभी सिपाहियों को जान से मार देता है। जिसके बाद जब वो चियोल के महल के अंदर जाता है तो वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को तुरंत ही जान से मार देता है और बाद में वो चियोल को 1 वर्सेस 1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब चियोल वहां पर बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था और वो डिसाइड कर लेता है कि वो युआन के साथ फाइट करेगा। पर हम लोग युआन को देखते हैं जिसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और बाद में चियोल को बहुत बुरी तरह से मारता है। युआन के गुस्से की वजह से चियोल की कोई भी शक्ति युआन के ऊपर काम नहीं कर रही थी, जो देखने के बाद चियोल खुद भी काफी ज्यादा शॉक था। तब एट लास्ट हम लोग देख पाते हैं कि युआन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हसीना और साथ ही अपने चाचा के बारे में सोचते हुए अपनी पूरी एनर्जी को अपनी मुट्ठी में एकत्रित करता है और बाद में चियोल को एक बहुत बुरा मुक्का मारता है। और अब उस मुक्के से मौके पर ही चियोल की मौत हो गई थी। युआन तुरंत ही उसके सर को काटता है और बाद में उसके सर को बाहर ले जाकर उसके सिपाहियों को दिखाता है ताकि वो सबको बता सके कि उसने चियोल को जान से मार दिया है और अगर अब कोई भी उससे गद्दारी करने की कोशिश करेगा तो वो उसे भी जान से मार देगा। चियोल के साथ ही चियोल की ये हालत देखकर काफी ज्यादा डर गए थे और तभी हम लोग पैंग को देखते हैं जो तुरंत ही वहां पर आकर युआन को संभालता है। तब युआन भी बेहोश हो गया था और उसे अपने सपने में इस बार असीना दिखाई देती है जो कि उससे बात करते हुए उसे शाबाशी देती है और साथ ही उसने एक बॉटल भी उसको दी थी। जिसके बाद सीधा युआन की आंख अगले दिन खुलती है। तब गवर्नर और फैंग उसके पास बैठे हुए थे और तब गवर्नर उसको वहां पर वो बॉटल देता है जो कि युआन को सपने में अशीना ने दी थी। इसका मतलब युआन के पास कुछ ऐसी पावर भी थी जिससे वो सपनों की दुनिया से किसी भी सामान को रियल दुनिया में लेकर आ सकता था। खैर आगे हम लोग देखते हैं कि गवर्नर युआन को तुरंत ही ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड देता है और बताता है कि उसने ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड का नाम चेंज कर स्प्रिंग स्वॉर्ड रख दिया है। युआन इस बात को जानकर बहुत ज्यादा खुश होता है। खैर आगे हम लोग देखते हैं कि युआन कुछ दिनों तक उसी जगह पर रहकर आराम करता है और बाद में जब वो पूरी तरह से सही हो जाता है तो वो तुरंत ही वहां पर से स्प्रिंग स्वॉर्ड को लेकर उस जगह के लिए निकल जाता है जहां पर वो अपने चाचा के साथ बचपन में रहा करता था। वो अपने कर्ज की वजह से किसी भी इंसान के साथ नहीं रह सकता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने मरने तक अपने चाचा और साथी हसीना की यादों के सहारे जिंदा रहेगा। जिसके बाद सीधा हमें 200 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि युआन अभी भी जिंदा है और अभी भी वो स्वॉर्ड उसके ही पास है। उसने बहुत सारी और भी मार्शल आर्ट टेक्निक में महारत हासिल कर ली है और वो अपने चेहरे को अब एक मास्क की मदद से ढक कर रखता है। फिर जब उसे लगता है कि उसका समय नजदीक आ गया है तो वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और एक ऐसे काबिल इंसान को ढूंढने की तलाश में निकल जाता है जो उसके मरने के बाद उस स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट कर सके। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।